वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त एम्पायर। तो गुप्त वंश की शुरुआत किस तरीके से हुई है, आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में उत्तर मौर्य क्लास को उत्तर मौर्य का जो कॉन्सेप्ट था मौर्य वंश से रिलेटेड, उसको हमने कंप्लीट किया। और अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे गुप्त वंश की। तो इसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से गुप्त काल की जो है वो स्टार्टिंग हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि तीसरी शताब्दी में जब कुषाण वंश, जो कुषाण वंश था वो समाप्त हुआ, तो उसके बाद कौन सा साम्राज्य स्थापित किया गया? गुप्त साम्राज्य जो है वो स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है आपके लिए कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसके पतन से हुई है? तो वो हुई है कुषाण साम्राज्य के पतन से। जैसे कुषाण साम्राज्य खत्म हुआ, उसके बाद भारत में गुप्त साम्राज्य की जो है वो स्थापना होगी। इस काल को सामान्यतः स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड के सिक्के जो हैं वो किस वंश में चले हैं? गुप्त काल में चले, गुप्त वंश में चले। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो श्रीगुप्त थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी? इसी गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। और श्रीगुप्त जो थे वो पहले इनके वंश के राजा थे, गुप्त वंश के पहले राजा थे। उनके बाद उनके पुत्र घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो शासक बने। अब ये जो चंद्रगुप्त प्रथम की हम बात कर रहे हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासक नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश के शासक हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है कि जैसे भारत में कुषाण वंश खत्म हुआ, तो उसके बाद स्थापना की गई गुप्त वंश की। कुषाण के बाद गुप्त वंश आया और इसको स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन एज के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड के सिक्के इसी शासन काल में चले हैं। श्रीगुप्त जो हैं वो गुप्त काल के सबसे पहले राजा हुए, तो आप इनको फाउंडर भी बोल सकते हैं। और उनके बाद घटोत्कच और चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं वो इसके राजा बने थे, जो कि गुप्त साम्राज्य को संभाल रहे थे। नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से करवाया गया। वह महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। इससे पहले आपने जैसे कुछ राजाओं के बारे में जानकारी पढ़ी है, कुछ राजाओं को कोई ना कोई उपाधि जो है वो प्रोवाइड करवाई गई थी। उपाधि देने का मतलब है कि कोई ऐसा उन्होंने सिस्टम चलाया होगा या उन्होंने कोई एक ऐसी जीत हासिल की होगी जिस वजह से उनको कोई ना कोई एक टैग वर्ड या कोई एक टैग लाइन या उनको एक कोई निक नेम जो है वो प्रोवाइड करवाया गया। तो उसी तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसको एक उपाधि दी गई थी। उस उपाधि का नाम है महाराजाधिराज की उपाधि। महाराजाधिराज की मतलब होता है जो राजाओं का भी राजा है, राजाओं का भी राजा है, तो वो उपाधि दी गई थी। इन्होंने कौन सी मुद्रा जो है वो जारी की, कौन सी करेंसी इन्होंने जारी की? तो इन्होंने गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के जो थे वो इन्होंने जारी किए थे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें, कार्यकाल जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट का 319 से लेके लगभग 334 एडी तक जो है ये चला था। 319 से लेके 334 एडी तक चंद्रगुप्त फर्स्ट का शासन चला था। और इनकी शादी करवाई गई थी कुमार देवी से। अब यहाँ पे जब इनकी शादी हुई तो बोलने का मतलब है कि साम्राज्य का विस्तार हुआ। जैसे एक राजा यहाँ पे है और उसकी शादी यहाँ पे किसी दूसरी जगह पे कोई रानी अगर उसके साथ शादी करवा दी जाती है, तो उस रानी के पास जितना भी साम्राज्य होगा वो सारा का सारा किसके अंडर आ जाएगा? इस राजा के अंडर आ जाएगा। तो इसलिए राजा जो थे वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग रानियों से शादी करते थे, ताकि उनके एरिया का, साम्राज्य का क्या हो सके? विस्तार हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वह चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं अब। राजा समुद्रगुप्त इतिहास के ऐसे राजा जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लगातार 16 से 17 अटैक इन्होंने किए और दक्षिण भारत को पूरी तरह से इन्होंने जीत लिया। पूरा का पूरा दक्षिण भारत जो है वो समुद्रगुप्त के द्वारा जीत लिया गया था। तो समुद्रगुप्त 335 से लेकर लगभग 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, उसके बेटे थे और साथ में उत्तराधिकारी बने।
ठीक है, सशस्त्र बने। क्यों? क्योंकि उसके बाद शासन किसने संभाला? उसके बाद शासन किसने संभाला? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन संभाला है? समुद्रगुप्त ने शासन संभाला। ठीक है, दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद स्तंभ पर दीर्घ जो है वो कविताएं लिखी हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हरिशेन जो कवि है वो किसके दरबार में था? वो था समुद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, जिस तरीके से बाण भट्ट का क्वेश्चन बनता है, बाण भट्ट जो है वो भी एक कवि हैं, वो हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। ठीक है, मैक्सथनीज किसी और के शासन काल में आया। ठीक है, मालिक काफूर किसी और के शासन काल में आया। उसी तरीके से जो हरिशेन है, जो कि कवि थे, दरबारी कवि थे, ये किसके शासन काल में आए थे? समुद्रगुप्त के शासन काल में उनके दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त ने लगातार अटैक किए और साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को पूरी तरह से उसने जीत लिया, इसलिए उनको भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे। चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य से जुड़े हैं, और चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो गुप्त साम्राज्य से जुड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त का उत्तराधिकार लिया, यानी कि समुद्रगुप्त के बाद जो राजपाट संभाला गुप्त वंश का, वो किसने संभाला? वो चंद्रगुप्त सेकंड ने संभाला। उन्होंने वैवाहिक गठबंधनों और अपने विजय अभियानों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो एक जगह की रानी से शादी कर लेते थे, फिर दूसरी जगह में शादी की जाती थी, तीसरी जगह में शादी की जाती थी, तो उससे क्या होता था? उनके साम्राज्य का क्या हो जाता था? विस्तार हो जाता था। अब शादी करने के बाद विस्तार हो रहा है, उसके साथ साथ उन्होंने अपने विजय अभियानों को भी जारी रखा। यानी कि वो राजा ऐसा नहीं था कि जो डरता था किसी से। ठीक है, कहीं ना कहीं पे उसने अटैक किए, तो कुछ हिस्सा जो है साम्राज्य का उसने अपने विजय अभियानों के साथ जो है वो जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह ब्राह्मण जाति से संबंधित, ठीक है, किसी एक राजा से करवाया जो कि मध्य भारत में शासन करता था। तो बोलने का मतलब है कि मिडिल हिस्सा उनके कब्जे में नहीं था। समुद्रगुप्त ने कौन सा हिस्सा जीता था? साउथ इंडिया का हिस्सा। ठीक है, दक्षिण भारत का हिस्सा जीता। अब मध्य भारत का हिस्सा रह गया, उनके कब्जे में नहीं आ रहा था, वहां की किसी रानी से वो शादी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अपनी बेटी का जो विवाह है वो किसी मध्य भारत के राजा के साथ करवा दिया। तो उस पर भी शासन किसका हुआ? फिर चंद्रगुप्त सेकंड का हुआ। ठीक है, तो ये एक तरीके से राजाओं की क्या होती थी? स्ट्रेटजी होती थी, किस तरीके से पूरे भारत के ऊपर उन्होंने क्या करना है? अधिकार जमाना है। ठीक है, उन्होंने नवरत्नों को संरक्षण दिया, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्नों का मतलब है 9 ऐसे इंसान जो ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। 9 ऐसे इंसान, उनके पास, हर किसी के पास जो है वो कोई ना कोई एक अपना एक क्या होगी? कला होगी। ठीक है, और जब उन 9 लोगों की जो कला है अगर उनको एक मिक्स कर दिया जाए तो आप ये समझ लो कि वो पूरे भारत में क्या कर सकते हैं? राज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके दरबार में जो फेमस थे कवि, उनका नाम है कालिदास। अभी आपने पीछे बात की हरिशेन की, हरिशेन किसके दरबार में थे? वो थे समुद्रगुप्त के दरबार में। और कालिदास किसके दरबार में है? वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में है। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड का जो नाम है वो नाम है विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अमर सिंह की बात की जा रही है, अमरकोश के लेखक हैं, ये उनके मुख्य नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, तो 9 मेन फेमस व्यक्ति थे, जिसमें से आपको कालिदास और अमर सिंह के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, उन्होंने लगभग 4 शताब्दियों से शकों के द्वारा जो शकों ने हिस्सा जीता था उसके ऊपर जो है उन्होंने क्या कर लिया? उसको जीत लिया। जो शकों ने हिस्सा जीता हुआ था उसके ऊपर कब्जा किसका आ गया? उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का कब्जा आ गया। जब चंद्रगुप्त द्वितीय का कब्जा आ गया तो उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने विजय हासिल की और उनको कौन सी उपाधि से नवाजा गया? विक्रमादित्य की उपाधि से उनको नवाजा गया। ठीक है, उनको विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया। नेक्स्ट आता है, उनके शासनकाल में चीनी यात्री, उनके शासनकाल में चीनी यात्री जो था वो कौन आया था? फाहियान। फाहियान कहाँ पे आया था? भारत आया था। चीनी यात्री कहाँ आया था? भारत आया था। कौन सा चीनी यात्री था? फाहियान था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
समुद्रगुप्त के शासनकाल में कौन सा लेखक था, कौन सा कवि था वहां पे, हरिसेन। बाणभट्ट किसके शासनकाल में थे, बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे कालिदास किसके शासनकाल में थे, वो थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम। उन्होंने शकों के द्वारा जो हिस्सा शकों ने कब्जा किया था, जो हिस्सा शकों ने कब्जे में किया था, वो उन्होंने जीता था। नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ये है, हम कालिदास की बात कर रहे थे, कालिदास किसके शासनकाल में था, वो समुद्रगुप्त के शासनकाल में था। और कितने रत्नों में से एक था, 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, उसी तरीके से चंद्रगुप्त, सॉरी यहाँ पे कालिदास की हमने बात की ना, कालिदास समुद्रगुप्त के टाइम में नहीं था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम था, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम था कालिदास। और जो शकों के द्वारा कुछ हिस्सा जीता गया था, जिसमें से मालवा और गुजरात का हिस्सा था, बाद में वो किसने जीत लिया, वो जीत लिया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और उसी जीत की खुशी के लिए इसको कौन सी उपाधि से नवाजा गया, विक्रमादित्य की उपाधि से जो है वो नवाजा गया। इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आया था, और उस चीनी यात्री का नाम क्या है, फाहियान। फाहियान जो था वो भारत आया था। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है, फाहियान किस देश का निवासी था, तो आंसर है चीन का। किसके शासनकाल में भारत आया, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम। किस वंश के दौरान भारत आया, वो था गुप्त काल। ठीक है, नेक्स्ट ये है यहाँ पे उनके पुत्र कुमारगुप्त उनके उत्तराधिकारी बने, और उत्तर भारत में हुणों के आक्रमण से कुमारगुप्त के साम्राज्य को भारी क्षति पहुंची। यानी कि फिर से वही बात है कि गुप्त साम्राज्य स्थापित तो हो गया, लेकिन अब गुप्त के बाद भी तो कोई ना कोई वंश आएगा, तो गुप्त के ऊपर अटैक किसने किया, हुणों ने अटैक किया। ठीक है, और गुप्त का मेन राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो उनका राजा था, उनका बेटा था जिसका नाम क्या है, कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त ने बिहार में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो धर्मपाल ने उसकी स्थापना की है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो कुमारगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को संभाला है, लेकिन उसके ऊपर अटैक किसने किया, हुणों ने। जब हुणों ने अटैक किया उसके ऊपर, तो किसी ना किसी तरीके से क्या हुई, उनको क्षति जो है वो वहां पे पहुंचना स्टार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र को पराजित किया। कुमारगुप्त के शासनकाल में शक्तिशाली बना, और उन्होंने श्वेत हुणों को जो है वो पराजित कर दिया। बोलने का मतलब है कि चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कौन राजा बना, उसका बेटा, जिसका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद जब कुमारगुप्त था, तो अटैक किसने किया था, हुणों ने अटैक किया। लेकिन यहाँ पे गुप्त साम्राज्य बचा रहा, गुप्त साम्राज्य बचा रहा, लेकिन सबसे ज्यादा क्षति जो है वो पहुंच गई गुप्त साम्राज्य को। फिर कुमारगुप्त के बाद उनका बेटा आया, जिसका नाम क्या है, स्कंदगुप्त है। तो स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र को हराया। पुष्यमित्र किसका राजा था, आप सोच सकते हैं, हुणों का कोई राजा था। उसने हुणों को फिर से हराया, और उसके बाद जो है कुमारगुप्त ने किसकी स्थापना करवा दी, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो है वो स्थापना करवा दी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से जानी जाती है नालंदा यूनिवर्सिटी, और भारत के किस जिले में है, किस स्टेट में है, यह है बिहार में। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी। और इस नालंदा यूनिवर्सिटी को लूटा भी गया है। यहाँ पे जितने भी ग्रंथ थे, किस धर्म को प्रमोट करती है, यह बौद्ध धर्म को प्रमोट करती है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म को प्रमोट करती है। विक्रमशिला भी कौन से धर्म को प्रमोट करती है, बौद्ध धर्म को प्रमोट करती है। जो महमूद गजनी या महमूद गजनबी की हम बात करें, तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी लूटा है। जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे वो सारे अपने साथ लेके गए थे, या तो फिर उनको क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। है राजाओं की अगर हम बात करें, तो गुप्त शासक ऐसे शासक थे जिनको भारी जीत मिली थी, तो उसी जीत की खुशी में उनको कोई ना कोई उपाधि से भी नवाजा गया था। जैसे सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें, तो उनको किस उपाधि से नवाजा गया था, महाराजाधिराज, जिसको किंग ऑफ किंग्स के नाम से जानते हैं, राजाओं का राजा। ठीक है, वो उसको उपाधि जो है वो मिली थी। ठीक है,
और इन्होंने कुमार देवी टाइप की क्या चलवाई थी, गोल्ड कॉइन चलाई थी। अब ध्यान रखेंगे गुप्त साम्राज्य में चलने वाले गोल्ड कॉइन को और किस नाम से जाना जाता है, दिनार के नाम से भी जाना जाता है। तो दिनार क्या है बेसिकली, दिनार क्या है, दिनार गुप्त साम्राज्य में चलने वाली गोल्ड करेंसी है, गोल्ड की मुद्रा है वो, ठीक है, सोने की मुद्रा। नेक्स्ट बात करेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को यहाँ पे कविराज की उपाधि भी मिली है, उसके साथ साथ समुद्रगुप्त को अश्वमेध विक्रम की उपाधि मिली है। समुद्रगुप्त को एक और उपाधि मिली है, वो कौन सी है, भारत का नेपोलियन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही कि सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला, सभी राजाओं को हराने वाला, साउथ इंडिया पर उसने कब्जा पा लिया, इसकी वजह से उसको कौन सी उपाधि मिली थी, भारत का नेपोलियन उसको कहा जाता था, ठीक है। और इन्होंने जो गोल्ड करेंसी चलाई थी उसमें धनुर्धारी या गरुड़ उस तरीके की इमेजेस जो थी वो बनाना स्टार्ट कर लिए थे। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल के किस राजा ने सोने की करेंसी में वीणा और वादन का चित्र प्रस्तुत किया था, तो वो आंसर क्या आएगा, समुद्रगुप्त आएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार बनता है, ऐसा कौन सा राजा था जिसने उन मुद्राओं में कोई ना कोई एक चिन्ह जो है वो स्थापित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें। चंद्रगुप्त सेकंड से आपको ध्यान रखना है, इसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और भी यहाँ पे इनके नाम बताए गए हैं, बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट है, पर विक्रमादित्य से क्वेश्चन ज्यादा चांस है कि वहां से वो बने, ठीक है। अश्वारोही या चक्र विक्रम प्रकार या छत्रधारी जो थे, ऐसी कुछ चीजें जो है वो इन्होंने अपनी गोल्ड करेंसी के ऊपर प्रिंट करवाई थी। उसके साथ कुमारगुप्त की बात कर रहे हैं। कुमारगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उनको महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और कुछ इस तरीके से, जैसे गेंडाबद की बात कर रहे हैं, कार्तिकेय की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ प्रिंटिंग जो है उन्होंने गोल्ड करेंसी में कराई थी। नेक्स्ट, कुमारगुप्त के बेटे कौन थे, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने किसको हराया था, स्कंदगुप्त ने किसको हराया था, हुणों को हराया था, और हुणों के राजा कौन थे, वो पुष्यमित्र, ठीक है, पुष्यमित्र को हराया था और उनको वहां से बाहर भगाया था, इसलिए उनको भी किस नाम से जाना जाता, बाद में विक्रमादित्य के नाम से जानते। पर विक्रमादित्य की मेन उपाधि ध्यान रखेंगे किस राजा को मिली है, चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे अभिलेखों की बात की जा रही है, ठीक है, कि कौन कौन से अभिलेख, ठीक है, किस राजा के हैं और कैसी उनकी जो है वो प्रकृति है। सबसे पहले इलाहाबाद स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं। प्रयाग, जिसको इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, इलाहाबाद पुराना नाम है और प्रयागराज नया नाम है। तो वहां पे स्तंभ लेख जो है, स्टोन पिलर जो है, वो किस राजा ने बनाए हैं, समुद्रगुप्त ने। और ये किस चीज के लिए बनाए गए हैं, बेसिकली अपनी जीत की खुशी के लिए बनाए गए, ठीक है। उसके बाद आता है एरन स्तंभ लेख। एरन स्तंभ लेख का मतलब है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जाता है, ठीक है, एक ऐसा स्तंभ जिसके ऊपर कुछ ना कुछ मार्किंग की जाती है। आपने बौद्ध धर्म में देखा होगा, ठीक है, वहां पे जो भी उनके पिलर होते हैं, उन अपनी लैंग्वेज में उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है, ये भी समुद्रगुप्त ने लिखा था। उसके बाद आता है नालंदा कॉपर प्लेट, ताम्रपत्र की बात कर रहे हैं। ये एक दान पात्र था जिसको किसने स्थापित किया, समुद्रगुप्त ने, ठीक है। मेहरौली लोह स्तंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था ये, ठीक है। मेहरौली लोह स्तंभ जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ की अगर बात करें, जूनागढ़ में शिलालेख हमें मिले हैं, तो वो किसने स्थापित किए, स्कंदगुप्त ने स्थापित किए। स्कंदगुप्त किसका बेटा था, कुमारगुप्त का, जिसने किसको हराया, हुणों को हराया। हुणों के कौन से राजा को हराया, पुष्यमित्र को हराया, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसी चीजें थी जहां पे कुछ ना कुछ नोटेड फॉर्म में आपको देखने को चीजें जो है वो मिलती है, प्रिंटेड फॉर्म में कुछ ना कुछ वहां पे लिखा गया था। नेक्स्ट इसके बाद है भीतरी स्तंभ लेख और इंदौर स्तंभ लेख। ये दोनों के दोनों स्कंदगुप्त के द्वारा स्थापित किए गए, और एक जो था जिसमें कुछ ना कुछ लिखा गया था और दूसरा क्या था, वहां पे
वो राजकीय दान पत्र था, ठीक है, राजकीय दान पत्र। उसके बाद है पहाड़पुर ताम्रपत्र, ये बुधगुप्त के द्वारा, जो कि गुप्त वंश का कोई एक राजा था, उसके द्वारा स्थापित किया गया था, और वो भी क्या था, एक तरीके का राजकीय दान पत्र था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, गुप्त प्रशासन की बात की जा रही है, तो गुप्तों का साम्राज्य कैसा था। अब आपने गुप्त वंश के बारे में तो पढ़ लिया, अब इसकी प्रकृति कैसी थी, ठीक है। तो प्रकृति जो थी वो डिसेंट्रलाइज्ड थी। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो सेंटर से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि मध्य हिस्सा उसके अंडर नहीं था। मध्य हिस्सा उसके अंडर तो आया जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी मध्य भारत के किसी राजा के साथ करवाई। तो डिसेंट्रल का मतलब जो बिखरा हुआ क्षेत्र था, ठीक है। सेंट्रल का मतलब होता है जिसमें सेंटर से चारों तरफ क्या है, कंट्रोल है। तो ऐसी चीजें वहां पे देखने को हमें पता चली हैं। राजाओं ने कुछ ऐसी उपाधियां जो थी वो हासिल की थी, जो ये दर्शाती थी कि अपने साम्राज्य के अधिक से अधिक वो अन्य क्षेत्रों के राजाओं पर क्या करते थे, शासन करते थे। उनको उपाधि क्यों दी गई, महाराजाधिराज की उपाधि मिली, किंग ऑफ किंग की उपाधि मिली, विक्रमादित्य की उपाधि मिली, भारत का नेपोलियन की उपाधि मिली। क्यों मिली उनको उपाधि, क्योंकि उन्होंने अन्य क्षेत्रों के राजाओं को क्या किया था, हराया था, इसलिए उनको वो उपाधि मिली थी, ठीक है। उसके बाद है कुमार, युवराज की नियुक्ति प्रथा जो है वो प्रचलित हुई, यानी कि जब भी कोई नया राजा बनता था उसको किस नाम से पुकारा जाता था, कुमार। और कुमार का मतलब क्या होता है, युवराज। किसी साम्राज्य का एक मेन राजा, उसको कुमार या फिर युवराज की उपाधि दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रयाग में जो भी हमें चीजें पता चली हैं, कुछ ये वाली, ये आपने पढ़ा अभी, प्रयाग और इलाहाबाद स्तंभ लेख की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी चीजें हमें पता चली है उनके अनुसार हमें ये पता चला कि राजाओं की सहायता मंत्री परिषद के द्वारा की जाती थी, यानी कि एक राजा अकेला तो नहीं जीत सकता। अब इसमें आपको ऐसी चीजें पता चली कि ऐसे ऐसे रत्न थे इसमें कि अगर वो सारे के सारे 9 रत्न उस राजा के कंट्रोल में है तो पूरे वो भारत को जीत सकते थे। और वो इतिहास के ऐसे रत्नों में से आए कि जिनके बाद कोई उनका स्थान जो है वो हासिल नहीं कर पाया है, ठीक है। तो उस तरीके से उनकी हेल्प जो है वो राजाओं के द्वारा की जाती थी। नगर प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो नगर प्रशासन उनका कैसा था, जिसमें एक नगर निगम का कोई अध्यक्ष बनाया जाता था, व्यापारियों का एक प्रतिनिधि होता था, कारीगरों का भी एक प्रतिनिधि होता था, एक लेखाकार होता था, और जिसमें ये सारा एक ग्रुप बनाया जाता था जिसके थ्रू वो मीटिंग कर सकते थे। जैसे एक कमेटी बनाई जाती है, तो कमेटी क्या काम करती है, सबसे पहले उसमें अध्यक्ष चुना जाता है, हेड चुना जाता है। किसी भी चीज की बात कर लो, चाहे आप दुकानदारों की बात कर लो, सब्जी मंडी की बात कर लो, किसी सोसाइटी की बात कर लो, स्कूल की बात कर लो, वहां पे एक कमेटी होती है। वो कमेटी ही डिसाइड करेगी कब छुट्टी देनी है, ठीक है, कब कौन सा काम करना है, कब मीटिंग करनी है, कौन सी चीज बढ़ानी है, कौन सी चीज एज इट इज रखनी है। तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया, व्यापारियों में का एक प्रतिनिधि होने लगा, और कारीगरों का भी क्या कर दिया गया, एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया। जब भी मीटिंग होती थी तो उनके जो मेन मेंबर होते थे सिर्फ उन्हीं के साथ मीटिंग की जाती थी। ऐसा नहीं कि उन सभी कारीगरों को बुला के उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, नहीं। कारीगरों की जो भी प्रॉब्लम होगी वो अपने प्रतिनिधि के साथ रखेंगे, अपने हेड के साथ रखेंगे, और वो हेड जो है वो उस कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ जो है वो बातचीत करेगा। फिर जो भी सॉल्यूशन वहां से निकलेगा वो हमें पता चलेगा। तो हमें नगर प्रशासन से पता चल रहा है कि उसके लिए क्या बनाई गई थी, एक परिषद बनाई गई थी, यानी कि काउंसलिंग बनाई गई थी, काउंसिल हम जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, सेना की बात कर रहे हैं। रथों का महत्व जो था वो कम हो गया, क्योंकि रथों की जानकारी हमें सबसे ज्यादा जो मिली है वो मिली है अशोक के टाइम में, सिकंदर के टाइम में, ठीक है। फिर धीरे धीरे रथ जो है वो कम हो गए, और घुड़सवार सेना जो है वो क्या होगी, प्रमुख होगी, ठीक है। क्योंकि रथों से भागा नहीं जाता था, और उसके लिए एक रथ को चलाने के लिए आप मिनिमम ये मान के चलो 2 घोड़ों को लगाना पड़ता था। अगर हाथी से रथ को चला रहे हैं तो स्पीड कम हो जाती थी, इसलिए सेना जो थी वो किस पे सवार होगी, घोड़े पे, ताकि स्पीड भी बढ़ जाए, फास्ट भी हो जाए और यंग भी रहे, ठीक है। गुप्त साम्राज्य ने एक बड़ी स्थायी सेना बनाई थी, और जिसे परंतु सैन्य संगठन जो था वो मूलतः सामंती प्रकृति का था। इसका मतलब है कि ज्यादा एक्टिव नेचर का नहीं था वो, मतलब सेना तो थी लेकिन वो यंग नहीं थी। भर्ती तो सारे थे
लेकिन अगर जब कोई अगर अटैक करता था तो उनके पास उतना सामान नहीं था कि वो सारे क्या कर सकें, उसको यूज कर सकें। बोलने का मतलब कि जब अटैक होता था तो कुछ डंडे लेके भी भागते थे, ठीक है। अब जिनके पास AK-47 है तो वो डंडे से मुकाबला तो नहीं कर सकते, तो उसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। सेना भक्त की बात कर रहे हैं तो ये कर का एक रूप था। सेना भक्त का मतलब है गुप्त साम्राज्य के टाइम में एक टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया कि वो जो टैक्स का कुछ % हिस्सा है वो किसके लिए खर्चा जाएगा, सेना के लिए खर्चा जाएगा, ठीक है। आर्मी पर्पज से वो चीजें जो है वो व्यय की जाएंगी। और राजकीय सेना में भी जो था वो कुछ ना कुछ प्रथाओं में चेंज कर दिया गया। जो भी वहां पे सेना भर्ती होती थी उसको यंग रखने के ऊपर जो था वो मेन काम किया गया। राजस्व की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता था, भूमि से, ठीक है। भूमि से रेवेन्यू जनरेट होता था। भूमि में जो भी चीजें उगाई जाती थी उनका कुछ हिस्सा गुप्त साम्राज्य के राजा ले लेते थे। उसके साथ साथ कितना हिस्सा लेते थे गुप्त साम्राज्य के राजा, वो ध्यान रखेंगे 1/4 से लेके 1/6 हिस्सा, 1/4 से लेके 1/6 हिस्सा। मतलब कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं, अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो उसका 1/4 हिस्सा कितना हुआ, 25 रुपए, ठीक है। तो लगभग 25 रुपए जो है वो आपका टैक्स की फॉर्म में जो है वो कट जाएगा। जिस तरीके से हम GST या अदर टैक्स की बात कर रहे हैं तो वो उस तरीके पे वहां पे टैक्स होता था, ठीक है। उसमें यहाँ पे कुछ अन्य प्रकार के करों को भी शामिल किया गया था। भूमि में सिर्फ उपज की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे हम रहते हैं एट प्रेजेंट टाइम हम भी टैक्स देते हैं, जिसको हाउस टैक्स बोला जाता है। वो चीज हमारे पंचायत में डिपॉजिट करवाई जाती है। 1 साल का 100, 200, 300 रुपया जो भी है वो हम अपनी पंचायत में डिपॉजिट करवाते हैं। तो होम टैक्स हम भी देते हैं, हाउस टैक्स जिसको हम बोल रहे हैं। तो उस तरीके से गुप्त काल में चीजें जो थी वो चली आ रही थी, ठीक है। न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो पहली बार यहाँ पे फौजदारी कानूनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। यानी कि मीटिंग बनाई गई, कमेटी बनाई गई, कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो निर्णय लेते थे कि इसके साथ कैसा बर्ताव जो है वो किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको डायरेक्ट जो है वो राजा के पास ले जाओ, नहीं, पहले कमेटी डिसाइड करेगी। जैसे अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई होती तो यह तो है नहीं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, पहला केस पंचायत में जाएगा, फिर पुलिस स्टेशन में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई। मुद्रा की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं, सबसे ज्यादा सोने की मुद्रा किसके शासनकाल में चली है, गुप्त के शासनकाल में चली, ठीक है। और जो चांदी की मुद्रा थी उसको किसके नाम से जाना जाता था, रुपयक के नाम से। और सोने की मुद्रा को किसके नाम से जानते थे, दिनार के नाम से जानते थे। दिनार के नाम से सोने की मुद्रा को जानते हैं, और सिल्वर कॉइन जो थे उनको किस नाम से जानते हैं, रुपयक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से गुप्त साम्राज्य को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।